अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे पढ़ाई कैसे करना चाहिए, पढ़ाई करने का वक्त कौन सा अच्छा होता है, सुबह की पढ़ाई बेहतर है या रात को देर तक पढ़ना अच्छा है। ऐसे सवालात और इसकी तरह और भी कई सवालात हमारे मन में आते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक इस तरह की जगह का इंतखाब कीजिए जो बिल्कुल पीसफुल हो, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पर रोशनी भरपूर हो, जहाँ पर आपको किसी तरह की शोर शराबा और आवाज़ ना आए। ऐसी जगह चुनने के बाद अगली स्टेप है कि जब आप इत्मीनान से जगह पर बैठ जाते हैं तो अल्लाह ताला की कोई कलाम से यानी कुरान पाक की कोई आयत से अपनी पढ़ाई का शुरुआत करें। लेकिन याद रहे ये बात सिर्फ रस्मी तौर पर ना हो, बल्कि आप जब कोई, जैसे हम रब्बी ज़िदनी इल्मा यानी ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा, जब ये दुआ करते हैं तो ये दुआ वाकई दिल की गहराई से मांगना चाहिए। हम देखते हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स से जब कोई खिलौने की डिमांड करता है तो वो कैसे डिमांड करता है, वो बिल्कुल अपने वालिदैन के पीछे लग जाता है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। जब हम अल्लाह ताला से दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमें ए अल्लाह तो हमें इल्म अता फरमा, तो हमें यकीनन हमें दुआ भी ऐसे ही मांगनी चाहिए। जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारा तमाम स्टडी मटेरियल, पढ़ाई के तमाम लवाजमात हमारे पास एक ही जगह पे मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ने के दौरान बीच बीच में उठकर जाते हैं, कभी ज्योमेट्री बॉक्स लाने के लिए जा रहे हैं, कभी कोई पेंसिल लाने के लिए जा रहे हैं, या कभी कोई नोटबुक वगैरह लाने के लिए जा रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो तमाम चीज़ें आपके पास पहले से एक ही जगह पर मौजूद हो। जब आप पढ़ाई की शुरुआत करें और तमाम चीज़ें आप एक साथ लेकर बैठ गए हैं तो अगला मसला होता है हमारे मोबाइल फ़ोन और अलग अलग तरह के सोशल मीडिया ऐप्स का। ये डिस्ट्रैक्शन है, यानी हमारा पढ़ाई से ध्यान हटाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप पढ़ने बैठे उस दौरान आपका मोबाइल टोटली स्विच्ड ऑफ हो। जब आप पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो पहले इस तरह के टॉपिक्स को पसंद कीजिए, इंतखाब कीजिए जो कि मुश्किल लगते हैं। मिसाल के तौर पे सुबह सवेरे आप साइंस वगैरह से और मैथमेटिक्स से शुरुआत कर सकते हैं। दिन जब गुजरता है तो आप उर्दू और दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हैं। बच्चों के मन में एक सवाल अक्सर ये आता है कि हमें पढ़ाई कब करना चाहिए। अक्सर वालिदैन की तरफ से फोर्स होता है कि बेटा सुबह सवेरे पढ़ाई करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें रात को पढ़ना ज़्यादा बेहतर लगता है। ऐसे में सही क्या है? तो देखिए, इसमें सही और गलत नहीं है। जिस वक्त आपका माइंड टोटली फ्रेश हो वो वक्त पढ़ने का सबसे बेहतर होता है। देखा गया है कि इंसान की जब भरपूर नींद हो जाती है तो वो सुबह का वक्त हमारे पढ़ने के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और अक्सर रिसर्चर्स भी कहते हैं कि रात को देर तक पढ़ना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अलग सुबह पढ़ाई की शुरुआत करें। इसी से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट ये है कि जहां हम पढ़ाई करते हैं उसी तरह हमारे जिस्म को, हमारे दिमाग को भी आराम की ज़रूरत है। तो मुनासिब ये है कि आप 6 से 8 घंटे की एक इत्मीनान बख्श नींद ज़रूर लें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में इस कदर गर्क हो जाते हैं या अपने आप को कुछ ज़्यादा ही थका देते हैं, ख़ासतौर से इम्तिहान के दिनों में। देखने में ये आता है कि वो रात रात भर जागने की कोशिश करते हैं। ऐसा पढ़ाई का तरीका मुनासिब नहीं है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि हो सकता है आप थकान की वजह से दौरान इम्तिहान भी बीमार हो जाए। तो इस तरह से पढ़ाई नहीं करना है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बोझ या अपने आप को थका देना है। पढ़ाई के दौरान एक अहम चीज़ इस बात की है कि आप पढ़ाई को समझ कर पढ़ें। यानी ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ चीज़ों को रटे जा रहे हैं। जो चीज़ों को आप बेहतर समझते हैं वो आपको बेहतर तरीके से याद भी रहती है। मिसाल के तौर पर हम इसको समझेंगे, कुछ दिनों पहले आपने क्या खाना खाया था आपको इतने अच्छे से याद नहीं होगा, लेकिन आपने बर्थडे के दिन कौन सा खाना खाया था या कौन से कपड़े पहने थे वो आपको बेहतर तरीके से याद रहता है। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को भी सिर्फ रट कर ना करें, बल्कि उसको समझने की कोशिश करें। अगर जो कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा तो पूरी उम्मीद है कि आप उसको हमेशा याद रख पाएंगे। इसी से रिलेटेड है मेरा अगला पॉइंट कि हम जब चीज़ों को याद करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसको लिख कर भी दिखाएं। यानी जब आप सवालात के जवाबात को याद करते हैं
तो उसको लिख कर देख लेना चाहिए कि वो हमें कितना याद हुआ। वरना अक्सर ये देखा गया है कि जिन चीज़ों को हम याद करते हैं और अपने दिल को इत्मीनान दिला देते हैं कि ये चीज़ हमें याद हो गई, लेकिन हकीकतन वो हमें टेम्पररीली याद होता है। तो बेहतर है कि हम उन चीज़ों को लिख कर देखें। इससे हमें भी यकीन हो जाएगा कि हम उसको कितनी देर में लिख पा रहे हैं और हमारा कितना कागज़ की सतरें हमें उसके लिए दरकार होगी। यकीनन लिखकर याद करना ये एक थोड़ा सा मेहनत वाला अमल है। हो सकता है कि कई बच्चे इस अमल को स्किप कर दे, लेकिन यकीन करो बच्चों, कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको चीजें अच्छे से याद रहे, बेहतर तरीके से याद रहे, तो आप लिखकर ही उसकी प्रैक्टिस करें। लिखकर याद रखने के अलावा इसी से मेरा एक जुड़ा हुआ पॉइंट है, वो है रिवीजन करना। बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं, आगे आगे का सबक याद करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, नई चीज़ों पर मेहनत करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा जहन अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह का बनाया है कि पुरानी चीज़ें हमारे जहन से डिलीट होती जाती है। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी चीज़ को देखा गया है कि बच्चे रिवीजन नहीं करते, इसलिए भले ही उनको टेम्पररीली आर्जी तौर पर वो चीज़ें याद तो हुई थी, लेकिन 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वो चीज़ें हमारे जहन से धीरे धीरे डिलीट होने लगती है। इसलिए रिवीजन ज़रूर कीजिए। मैं कहता हूँ कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, यानी रिवीजन करना कामयाबी की कुंजी है। सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए तरीके भी अलग अलग होते हैं, उनके लिए हमें अलग स्ट्रेटेजी बनानी होगी। मिसाल के तौर पर मैथ्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो मैथ को रटकर याद करके काम नहीं चलेगा। किसी हद तक हम मैथ्स के फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं, लेकिन मैथ को सीखने का तरीका यही होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, वही आपको चीज़ मजबूत बनाएंगी। इसलिए आप कोशिश करें कि रफ रजिस्टर्स खरीदें और उस पर मैथ्स के एग्जाम्पल को बार बार प्रैक्टिस करें। जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जहां पर आपको चीज़ों को अमलन समझना ज़्यादा बेहतर होता है। जब आप कोई चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसका मुशाहिदा भी आपको करने को मिले। इसके लिए बेहतरीन जगह तो स्कूल की लैब्स ही होती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इन चीज़ों को यूट्यूब के वीडियोज़ वगैरह के ज़रिए भी समझ सकते हैं। इसी तरह से जब हम हिस्ट्री यानी तारीख की बात करते हैं तो मेरा बेहतर तरीका यह है कि हिस्ट्री के लिए हम टेबल फार्मूले का इस्तेमाल करें। मैं आइए आपको समझाता हूँ किस तरह से। टेबल से मुराद है मेरी कि जब हम हिस्ट्री में कोई वाकया पढ़ते हैं तो वो वाकया कब हुआ, वाकया कहाँ हुआ, वाकये में कौन कौन लोग शामिल थे, किस तारीख को वाकया हुआ, क्यों ना हम इसका एक टेबुलर शक्ल में एक टेबल बना ले जहां पर ये सारी बातें एक ही जगह पर आ जाए। इस तरह से एक ही पेज पर कई सारी बातें एक के नीचे एक आपके पास सिलसिलावार तरतीब से मौजूद होंगी। पढ़ाई करने के दौरान मेरा एक प्रैक्टिकल तौर पे ये देखने में तजुर्बा रहा है कि आप क्यों ना बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जमा करें। पिछले साल में हुए जो पेपर्स होते हैं आप उनकी शीट्स को जमा करें, जेरोक्स कराकर अपने पास रखें, और जब आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का वक्त आता है उस दौरान आप उनको प्रैक्टिस के तौर पे घर पर हल करें। हल करने के बाद ये पेपर्स ले जाकर अपने असातिज़ा कराम से चेक करवाएं। इससे ये होगा कि हमें पहले से पता चल जाएगा कि हम में क्या कमजोरियां थी, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और हमारे वीक पॉइंट्स क्या है। जो हमारे वीक पॉइंट्स होंगे फिर उस पर हम मजीद मेहनत कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट लिस्ट में सबसे ऊपर भी रख सकते हैं। हमारे बहुत सारे रिसर्चर्स इस तरह से भी बताते हैं कि रिवीजन का पहला दौर हमारे 24 घंटे में हो जाना चाहिए। यानी जो कुछ भी आपने फर्ज कीजिए आज याद किया, अगले 24 घंटे में उसे एक बार और रिवीजन कीजिए। इसी तरह से एक हफ्ते के बाद उसका पूरा रिवीजन होना चाहिए और महीने में उसका एक बार दोबारा से रिपीट होना चाहिए। ये ज़रूरी है, तब जाकर वो हमारी टेम्पररी फाइल से वो एक परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट होता है। मेरा अगला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर हम अपने टीचर्स से पेपर चेक करवाएं तो उनसे ये भी मशवरा लें कि हम अपने पेपर में इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। देखने में आया है बहुत सारे बच्चे टीचर हजरात से पूछने में शर्माते हैं, वो झिझकते हैं, पर याद रखिए जो जितना ज़्यादा पूछता है वो उतना ज़्यादा अपने डाउट्स को क्लियर करवा पाता है। तो अपने टीचर हजरात से पूछिए, ज़रूरत पड़े तो आपके घर के बड़े अगर इसमें मदद कर सके तो आप उनकी मदद लीजिए। और इसके अलावा हमारे बेस्ट फ्रेंड्स भी इस मौके पे हमारा बहुत अच्छा साथ दे सकते हैं। ये भी होता है कि आप बाज़ दफ़ा असातिज़ा कराम से पूछने में झिझकते हैं, तो क्यों ना पहले हम अपने दोस्तों से ही अपने मसलों को हल करवाएं, और अगर वहाँ से भी हमें इत्मीनान बख्श जवाब ना मिले तो फिर हम अपने बड़ों से और असातिज़ा से अपने पॉइंट्स क्लियर करवा सकते हैं।
जहां हम पढ़ाई के इतने सारे पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, वहां ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप स्कूल रोजाना जाया करें। कोशिश कीजिए कि आप कोई भी दिन गैर हाजिर ना हो। अगर आपका एक दिन भी बीच में रह जाता है, छूट जाता है, ये आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वो दिन जिस दिन आप स्कूल नहीं गए, उसी से रिलेटेड, उसी से कनेक्टेड अगला पॉइंट अगले दिन पढ़ाया जाता है। तो होता यह है कि जो बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं, उनको पिछला सबक पता नहीं होता, और इसलिए जाहिर सी बात है उन्हें अगला सबक समझने में भी तकलीफ होती है। इसलिए कोशिश करें कि बहुत ही ज़रूरी कोई वजह हो तभी आप अब्सेंट हो, वरना आप किसी भी हालत में स्कूल से गैर हाजिर कतई ना हो। उसी तरह असातिज़ा कराम के ज़रिए दिया गया रोज़ाना का होमवर्क वो पाबंदी से कीजिए। कुछ बच्चे तो बड़े पाबंदी के साथ होमवर्क करते हैं, अपने टीचर से चेक भी करवाते हैं, और कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करते और इस वजह से वो अगले दिन सज़ा की डर से, खौफ से अब्सेंट भी हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए रोज़ का काम रोज़ होना चाहिए। बच्चे अक्सर स्कूलों में असातिज़ा कराम के ज़रिए दी गई नोट्स को बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके पास एक अलग से इस तरह की नोटबुक हो जहां पर आप अपनी सेल्फ नोट्स बनाएं। सेल्फ नोट्स का मतलब होता है कि दिए गए पूरी इबारत को अपने अंदाज में, अपने तरीके से लिखना। अभी मिसाल के तौर पर देखिए, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने एक तैयारी की। आप इस जगह देख सकते हैं, मैंने अपनी नोट्स को किस तरह से मुझे आपके सामने पेश करना है ये तैयार किया। तो आप भी कोशिश करें कि जब पढ़ाई करें तो आपकी खुद की नोट्स आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश में एक ऐसा कहते हैं, सेल्फ नोट्स आर द बेस्ट नोट्स, यानी अपने हाथों से तैयार की गई नोट्स सबसे बेहतरीन नोट्स होती है। दिन भर स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जब हम घर पर शाम में पहुंचते हैं तो अपने असातिज़ा कराम के जरिए जो कुछ हमें पढ़ाया गया था, रात को सोने से पहले उसका रिवीजन जरूर कीजिए। ये मेरा पॉइंट रिवीजन वाले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है। अगले दिन सुबह जब हम स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो कोशिश कीजिए कि आज स्कूल में जो आपको पढ़ाया जाने वाला है, आप उसको घर पर पहले ही एक बार पढ़ ले। कोशिश कीजिए आप उसको जितना समझ सकते हैं समझे। अपने साथ हाइलाइटर पेन लेकर बैठें, ताकि जहां जहां जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही है, आप उन चीज़ों पर निशान लगा दें। और जब आप स्कूल में पहुंचते हैं, आपको टीचर वो टॉपिक पढ़ाते हैं, उस वक्त कोशिश कीजिए कि आपके जो सवालात थे, आपके जो डाउट्स थे, वो आप अपने टीचर से पूछकर क्लियर कर ले। यानी घर से जब हम पहले से तैयारी कर कर आते हैं तो हमें पता होता है कि हमें ये चीज़ आती है और ये फला चीज़ हमें नहीं आती। इस तरह से हमारे पढ़ने का ज़्यादा सही इस्तेमाल हम अपने वक्त का स्कूल में कर पाएंगे। सेल्फ नोट्स बनाने से ही रिलेटेड मेरा अगला पॉइंट है कि आज डिजिटल ज़माना है। ऐसे में हम अपनी वॉइस नोट्स, यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी आवाज़ों को रिकॉर्ड करके उसे हम अपनी नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि इससे जब आप मोबाइल के फ़ोन के ज़रिए अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो आपका लिखने का समय बच जाता है। साथ ही में देखा गया है कि इंसान को सुनना ज़्यादा आसान लगता है। तो ऐसे में आपकी ऑडियो रिकॉर्ड की गई, आप उसे जब बार बार सुनेंगे तो इसमें आपका वक्त भी बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी, और आप अपनी खुद की आवाज़ को बेहतरीन अंदाज में समझ भी पाओगे। जब कोई बच्चा पढ़ाई की शुरुआत करता है, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश होता है और वो एक साथ बहुत सारी पढ़ाई करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कीजिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट थे जो पहले बहुत ज़्यादा पढ़ाई में एक्टिव नहीं थे, तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को पहले छोटे गोल्स दीजिए। छोटी छोटी शुरुआत से आप अपने आप को बड़े चैलेंजेस की तरफ लेकर जाए। जब आप पहले छोटे गोल्स कंप्लीट करते हैं तो उस पर अपने आप की तारीफ भी कीजिए, अपने आप को थपथपाइए कि हाँ, आपने ये चैलेंज कंप्लीट किया। इस तरह से हम आपको धीरे धीरे बड़े चैलेंजेस की तरफ जाने का मशवरा देंगे। आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, लोग अपने घरों में कोई गमले में पौधा लगाते हैं। अब इसे पानी देना होता है। आप सोचिए किस तरह से पानी देना बेहतर होगा। क्या रोजाना उसे थोड़ा थोड़ा एक एक मग्गा पानी देना ये ज्यादा बेहतर होगा, या एक साथ एक ही दिन में पूरी एक बकेट भरकर, बाल्टी भरकर उस पर पानी डाल देना ये बेहतर होगा? जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा कि सर, ऐसा करने से तो पौधा खत्म हो जाएगा। एक एक मग्गा पानी देना रोजाना ये ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल यही मामला हमारे पढ़ाई का भी है। एक साथ पूरी पढ़ाई करने से बेहतर है, एक दिन में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लगातार बैठने से बेहतर है कि आप अपने वक्त को कुछ इस तरह से डिवाइड करें जहां पर थोड़ा ब्रेक लेना भी हो।
जो बच्चे जून के महीने से ही पढ़ाई में एक्टिव है, अगर वो अपने आप को रोजाना सुबह 2 घंटे और शाम में 2 घंटे पढ़ाई का दे रहे हैं, ऐसे बच्चे अगर साल भर भी कंटिन्यू इसी वक्त को लेकर चलते हैं तो वो इत्मीनान बख्श तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने जून जुलाई अगस्त में बिल्कुल मेहनत नहीं की और वो एकदम से इम्तिहान आने पर फौरन 5-5 8-8 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे बच्चे बहुत जल्द ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, थक जाएंगे और वो अपना मिशन टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि शुरू से एक हैबिट को फॉर्म किया जाए, अपने आप को पढ़ाई के लिए तैयार किया जाए और ये कोई एक दिन में नहीं होने वाला अमल है। इसके लिए आपको लगातार कई महीनों तक धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी। अपने आप को 1 घंटे से का वक्त देकर टारगेट दीजिए, फिर 1 घंटे को 2 घंटे में कन्वर्ट कीजिए। इस तरह से एक वक्त आएगा जब आप लगातार कई देर तक पढ़ पाओगे। लेकिन याद रखें, इस दौरान भी आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेना है। आप अगर 30 मिनट का एक अपना लिए टाइम शेड्यूल तैयार करते हैं तो 5 मिनट का उसमें ब्रेक दीजिए, फिर 30 मिनट पढ़ने के बाद अगले 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। इस तरह से आपको अपने पढ़ने का शेड्यूल तैयार करना है। स्टडी टिप्स में मेरा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने घर की दीवारों को स्कूल की दीवारों की तरह मालूमात वाले चार्ट्स, नक्शे और फार्मूला लिखे हुए चार्ट्स के जरिए सजाएं। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं, मैंने अपने घर में सजावट के लिए पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया है। हम अपने घर की दीवारों पर नक्शे लगाए, दुनिया के नक्शे लगाए, इंडिया का नक्शा लगाए, महाराष्ट्र का मैप अपने घर में मौजूद होना चाहिए। उसी तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स में फार्मूलाज का इस्तेमाल होता है। आप ऐसे फार्मूलाज के चार्ट तैयार कीजिए, उन्हें अपने घर पर लगाइए। उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखा वो आपको समझ में आई होगी, वो आप उस पर अमल भी करेंगे। अब आखिरी में जाते हुए मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी आपके स्टडी टिप्स से जुड़ा हुआ है, और वो है अपने आप को सुस्ती और काहिली से बचाना। जहां आपने इतनी अच्छी बातें सुनी, आपको ये सब बातें पसंद भी आई होगी, लेकिन जब मरहला अमल का आता है तो देखने में आता है कि इंसान की फितरत कुछ इस तरह की है कि वो अपने आप को तसाहुल में डाल देता है, यानी सुस्ती में डालता है। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको इस तसाहुल से, सुस्ती से बचाए। लेजीनेस बहुत बड़ा मसला है। चाहे आप इस तरह के कई मोटिवेशनल वीडियो देख लें, लेकिन अमली तौर पर अगर आप ये चीज़ें ना कर पाए तो ये सब चीज़ें बेकार है। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर मैं आपको एक आखिरी टिप देना चाहता हूं, और वो ये है कि जो हमने इतनी सारी तालीमी बातें आपके साथ शेयर की, अब उस पर आपको अमल करके दिखाना है। वरना इस तरह के कई सारे तालीमी वीडियोस देखने के बावजूद अगर आप अमल पे आमादा नहीं होते, प्रैक्टिकली अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं करते, तो ये सारी बातें बेकार हो जाएगी। चाहे आप कितने भी सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, कितने सारे आप तालीमी वीडियोस देख लीजिए, असल मेहनत आपको करना है। अगर आप इसमें पीछे हट जाते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरी तरह से फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। इसलिए अब उठिए और अपनी नोटबुक निकालकर, अपनी किताबें निकालकर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। वीडियो के ख़त्म होते से ही आपको अब अपनी नोटबुक निकालना है और जिन जिन बातों को मैंने आपको समझाया हूँ उनको नोटबुक में नोट डाउन करना है।